हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। तो फाइनली हम चैप्टर नंबर 17 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें कंप्लीट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाके पिछले हमारे 2 चैप्टर्स के भी लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 पे और उसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं एक्चुअली कोऑर्डिनेशंस की। तो अब इस वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देंगे और कुछ नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 को। और नर्वस कोऑर्डिनेशन को जनरल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैन, स्टेप्स इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, और आगे चल के ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सारे हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो आते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन की तरफ। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? अब जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में एक फंक्शन के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, आपस में जो है जुड़े हुए हैं। तो जो भी एक काम हो रहा है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा है, हमारी बॉडी का एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है और एक दूसरे के जो फंक्शंस के अंदर वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो आते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमारे पास इससे पहले बता दें 2 टाइप्स की हैं कोऑर्डिनेशन। एक हमारे पास कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और एक हमारे पास होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एक्चुअली नर्व्स के थ्रू, हमारे ब्रेन के थ्रू, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन कुछ केमिकल्स की वजह से होती है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हमारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स इनके अंदर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ ब्रेन को, नर्व्स इम्पल्स को, न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। All animals except sponges use the network of nerve cells to gather the information about the body condition and external environment, to process and integrate the information, to send command to the body, muscle and gland. तो हमारे सभी ऐसे जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स के पास एक स्पेशलाइज सिस्टम है और उस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ एक तरह के एनिमल्स हैं जिनके पास ये नर्वस सिस्टम नहीं है, उन्हें हम कहते हैं स्पंजेस। तो किंगडम पोरिफेरा आपने पढ़ा होगा, और उनमें जो स्पंजेस मौजूद हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। उनके पास जो सिग्नल्स जाते हैं बॉडी के अंदर वो डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़ होकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम पोरिफेरा को छोड़कर बाकी सारे किंगडम जो एनिमल्स हैं, पूरा जो एनिमल या किंगडम है उसके अंदर जितने भी फाइलम हैं वो सारे, उन सभी के अंदर हमारे पास नर्व सेल्स पाए जाते हैं। नेटवर्क ऑफ नर्व सेल का मतलब है एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कनेक्टेड होगा और इस तरह से पूरा ये एक नेटवर्क बनाएंगे, और ये नेटवर्क जो होगा पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, फैला हुआ होगा, और ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा। हमारी पूरी बॉडी के अंदर इसकी नज़र होगी। पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो हमारे इस नर्वस सिस्टम को ज़रूर पता चलेगी, और ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, हमारी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करेगा, हमारी बॉडी की कंडीशंस को देखेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे बॉडी को जो है वो इंटीग्रेट करेगा, हमारी बॉडी के जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्स करेगा। अब देखें, हमने पढ़ा था होमियोस्टेसिस, जो कि हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। अब ये होमियोस्टेसिस जो है ये एक्चुअली हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, लेकिन इसके अंदर स्टिमुलस जो होता है वो कौन सा होता है, वो इंटरनल स्टिमुलस होता है। हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ चेंजेस हो रही हैं और उसकी वजह से हमारा होमियोस्टेसिस रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये एक्चुअली बाहर की स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स कर रहा होता है। जो भी बाहर से स्टिमुलाई आते हैं हमारी बॉडी को, जो है कुछ टच सेंसेस वगैरह कुछ भी होता है बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से होता है, तो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी बॉडी के अंदर ऊपर जो है कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से, तो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम है। उनको प्रोसेस करता है, उनको इंटीग्रेट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद कुछ फाइनल कमांड्स भेजी जाती हैं बॉडी को, कुछ हुक्म दिए जाते हैं और बॉडी उस हिसाब से जो है कुछ एक्शन लेती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उस फंक्शन को हम मेंटेन कर पाते हैं। जैसे कि मसल को और ग्लैंड्स के, बॉडी के मसल और ग्लैंड्स ये क्या हैं, इनको कमांड दिए जाते हैं
जैसे कि ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि ग्लैंड सीक्रेट कर सकते हैं, कुछ भी सीक्रेशन दे सकते हैं अपनी, और मसल जो है ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और मूवमेंट की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर वो स्टिमुलस जो है उस स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, कौन कौन से कदम जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं अगर कोई स्टिमुलस आ जाता है तो द सिस्टम ऑफ द बॉडी प्रोवाइड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो कि कम्युनिकेशन देता है पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी का एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से, और हर एक पार्ट जो है हमारे सेंट्रल सिस्टम से जो है वो कनेक्टेड होता है, कम्युनिकेशन करता है, और वो किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स के थ्रू वो जो है ये सारा काम होता है, कम्युनिकेशन होती है हमारे डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, और इस पूरे सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में एक्चुअली नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमारे ब्रेन के साथ जो कि हमारा सेंट्रल सिस्टम है, और वो जो है पूरे हर चीज़ को हैंडल करता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्राइजेस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। हमारा नर्वस सिस्टम जो है स्पेशल सेल्स का बना हुआ है, और स्पेशल सेल्स उनका नाम है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन एक्चुअली बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर जो है सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्चुअली में हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बनाते हैं, कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं। As the fundamental unit of nervous system, each neuron must perform 5 functions. एक फंडामेंटल यूनिट होने के तौर पे न्यूरॉन क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, और ये 5 फंक्शंस जो है वो एक न्यूरॉन परफॉर्म कर सकता है। तो ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करना एक न्यूरॉन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कौन से हैं? रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल एंड आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। तो ये एक न्यूरॉन की ये एबिलिटी होती है कि ये न्यूरॉन क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बाहर के इन्वायरमेंट से आ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अंदर के इन्वायरमेंट से आ सकती है, इंटरनल इन्वायरमेंट से आ सकती है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और न्यूरॉन से मिल सकती है। तो इस तरह से ये न्यूरॉन जो है वो किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, 3 तरह से, या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, या इंटरनल इन्वायरमेंट से, या सो ये दूसरे किसी न्यूरॉन से ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। तो ये एक कैपेबिलिटी हर न्यूरॉन की होती है कि ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव ज़रूर कर सकता है। दूसरी इसकी कैपेबिलिटी है कि इंटीग्रेट द इन्फॉर्मेशन इट रिसीव्स एंड प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल। वो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको इंटीग्रेट करता है, उस इन्फॉर्मेशन को पहचानता है, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है, और वो आउटपुट जो है वो किसी और न्यूरॉन को वो प्रोवाइड करता है, किसी और न्यूरॉन को वो देता है। जैसे कि हमारे ब्रेन का न्यूरॉन हो सकता है वो, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरॉन हो सकता है। तो इस तरह से वो इंटीग्रेट करता है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, पहचानता है, और उसके बाद जो है उसके मुताबिक वो कोई आउटपुट देता है, सिग्नल देता है, जो कि वो सिग्नल जाएगा किसी और न्यूरॉन या फिर हमारे ब्रेन के पास। कंडक्ट द सिग्नल्स टू द टर्मिनल एंडिंग विच में सम डिस्टेंस अवे। ये जो है दूर दूर तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले सकता है। एक न्यूरॉन की जो बॉडी होती है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि उसकी बॉडी से बहुत दूर होता है, तो वहाँ से ये अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सों को वहाँ से इतनी दूर से भी कंडक्ट कर सकता है, अपने टर्मिनल एंडिंग से वो कंडक्ट कर सकता है। तो कंडक्ट द सिग्नल्स टू इट्स टर्मिनल एंडिंग, ये मतलब एक सिग्नल इसे यहाँ से मिला है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर सिग्नल आया है। अब ये सिग्नल को क्या करेगा, इतनी दूर तक ये ट्रांसमिट कर सकता है, इतनी दूर तक ये सिग्नल को भेज सकता है। तो यहाँ पर ये अपना ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, लेकिन ये इतनी दूर तक अपने सिग्नल को भेज सकता है। ये कैपेबिलिटी हर न्यूरॉन के पास होती है कि वो दूर तक सिग्नल को पहुँचा सकता है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास ट्रांसमिट द सिग्नल टू द अदर नर्व ग्लैंड और मसल। ये जो है सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, सिग्नल को दे सकता है किसी मसल को, किसी ग्लैंड को, या फिर किसी दूसरी नर्व सेल को। नर्व सेल को हम न्यूरॉन को ही कहते हैं, नर्व सेल। तो नर्व सेल को ये दे सकता है, या किसी ग्लैंड को दे सकता है, या किसी मसल को ये अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। चाहे वो मसल दूर मौजूद हो तो भी ये वहाँ तक अपने सिग्नल्स को पहुँचा सकता है जो उसे रिसीव हुए हैं। कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब है उसके अंदर ये हाथ बटाता है, साथ में सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं
किसी भी सेल के हमारे न्यूरॉन के सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ये इंटीग्रेट करता है, मतलब अपने अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये मेंटेन करता है, उसकी वजह से ही ये सिग्नल्स को भेज पाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो है वो एक न्यूरॉन के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये दूसरे सेल्स के, हमारी बॉडी के दूसरे जो सेल्स हैं उनसे ये कुछ स्पेशल सेल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट कर सकता है, जैसे कि हर सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, इसका नाम है न्यूरॉन। और इसको आगे हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे। इसकी शेप जो है वो इस तरह से होती है कि इसके पास जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लैजिला की तरह इसके पास मौजूद होते हैं। एक को हम डेंड्राइट कहते हैं, एक को हम एक्सॉन कहते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो होपफुली ये आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो रिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहें। और इस चैनल पर हम इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।